हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और मुझे चाहने वाले सभी जन। जैसा कि आपको विदित है, एक लंबे अंतराल के बाद में इस नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर के जो सर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखिए आपके समक्ष पहले जो वीडियो बनते थे वो एक टॉपिक वाइज मैं बनाता था, लेकिन अब आपके सामने जो वीडियो है वो पूरा चैप्टर का एक साथ सिनारियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके अंदर हमने शुरुआत की यहाँ से। और ये डाटा आपके बुक में है, डाटा को छोड़ते हुए हमने पिक्टोग्राफी के अंदर जिस प्रकार से आपके सामने इस चैप्टर को रिप्रेजेंट किया है सारी सूचनाओं के साथ में आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से पूरा चैप्टर आपको एक साथ पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। देखिए आप इसमें शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले आपके सामने चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके सामने दे रखा है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके जो फर्स्ट पेज है जो बुक का चैप्टर का, वह है इसी प्रकार से एक सीन के साथ है, फोटो के साथ है, उस पर लिखा हुआ द न्यू एरा। आपको पता है किस प्रकार से जो टिचपॉल थे जिन्होंने ये फोटो इमेज बनाई थी, उस पर 1900 उस पर लिखा हुआ था। और आप अपने बुक में देखते हैं तो किस प्रकार से जो कैमरा है, रेलवे है, ये आपकी मशीन्स है, प्रिंटिंग मशीन्स है, फैक्ट्रीज है, ये सब दे रखा है। और यहाँ पर ये नीचे ये भी दे रखा है कि पहिया है, एक टायर का पहिया वो दे रखा है, उसके पंख लगे हुए हैं। ये सारी जानकारी आपके समक्ष पहले पेज में फर्स्ट फोटो में दे रखी है। इस लेडी का जो एक पैर है वो इस पे टायर पे पड़ा हुआ है, दूसरा पैर हवा में है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दूसरा पैर इसका पीछे है उसके टायर पे नहीं है। तो इसका मतलब ये गतिमान में है। ये इस टायर के माध्यम से, जो टायर है वो टाइम का प्रतीक है, उसके माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और ऊपर इसकी हेडिंग भी लिखी हुई है द न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत यहाँ से मानी गई है, वो आपके समक्ष है। अब ये मैंने आपको फर्स्ट पेज है आपको क्लियर कर दिया है बिल्कुल, और डाटा आपके बुक में है, उसे आप मिलान कर लीजिए बिल्कुल एग्जिट आपके सामने। इसको देखते हुए आपको याद आ जाएगा कि इसका एक पैर पहिए पे है, व्हील पे है, और इस पे पंख लगे हुए हैं कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। टायर जिस प्रकार से टायर आगे घूमता है, और ये महिला है, ये न्यू सिंबोलिज्म है, और 1900 की ये बात है। और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। देखिए आगे आप नेक्स्ट पेज जब देखते हैं तो आपके समक्ष द न्यू मैजिक ए सेंचुरी ऑफ प्रोग्रेस, इसकी जानकारी आपको दी हुई है। यहाँ जो ईस्ट है, जो पूर्वी देश है, उनका प्रतीक है अलादीन। और जैसा कि हम कहानियों में सुनते आए हैं कहानियों में हम सुनते आए हैं कि अलादीन के पास एक चिराग था, और वो चिराग के माध्यम से जो उसके मन में कल्पना होती थी, जिस प्रकार से वो सार्थक साकार रूप में वो सामने घटित हो जाया करती थी। इसी प्रकार से नीचे आपको दे रखा है, ये वेस्ट का टाइम है और ये मॉडर्निटी का टाइम है। और इनके पास अलादीन की तरह ही इनके पास मैकेनिक है, और मैकेनिक के माध्यम से ये जो बड़े बड़े पुल है, ये आप देख रहे हैं, समुद्री जहाज है, टावर्स है, ये फैक्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, और ये रेलवे है, इंजन है, ये सब सारी जानकारी आपके सामने दी हुई, एरोप्लेन्स है, सब जानकारी आपके समक्ष दी हुई है। किस प्रकार से पास्ट को ईस्ट से जोड़ा गया है और वेस्ट को मॉडर्निटी से जोड़ा गया है, ये आपका सेकंड पेज का पूरा चरितार्थ मैंने आपके समक्ष बता दिया है। देखिए इसमें आगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ब्रिटेन का पूरा विहंगम दृश्य है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जब औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उसका शुरुआती जो समय है उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला गया है, कि ये आगमन हो गया है, ये उसका आगमन हो गया है। उस समय के दौरान बच्चों क्या होता था, ये जो शहर के जो व्यापारी थे, जिनको गिल्ड की वजह से वहाँ उनको परमिशन नहीं मिली हुई थी, वे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए गांव का दौरा करते थे। गांव के अंदर इन किसानों से बातचीत करते थे कि भाई उनको एडवांस कुछ ऐसा देते थे कि आप हमारे लिए काम करें, दिन में आप जिनके साथ टाई अप है उनके साथ काम करें, और रात को हमारे साथ हमारा वाला भी काम करें। बाद में आगे चल के यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाइए। ये आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये पूरे ब्रिटेन का विहंगम दृश्य दिखाया हुआ है, और किस प्रकार से गाँव के अंदर लोगों ने बाहर के एक कमरे के अंदर इस प्रकार से जो कलरिंग का है, कपड़ों का है, जो भी सारा काम जो भी है,
ये एडवांस इनको दिया करते थे, सारा सब कुछ आपके सामने दिया गया है। साथ साथ छोटी मोटी ये खेती बाड़ी भी कर लिया करते थे। सारा जो सीन है आपकी बुक में जो लिखा है वो सारा का सारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में यहाँ पर बता दिया गया है। आप आगे देखिए, उसके नेक्स्ट पेज को जब आप क्लियर करते हैं तो उस वक्त लंदन है वह फिनिशिंग सेंटर के तौर पे विकसित हो चुका था। सॉरी, प्रोटोइंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम, मर्चेंट्स है, फैमिली फार्म्स है, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स कंट्रोल, ये सारे के सारे एक साथ काम करते थे। ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है, स्पिनर्स है, वूल स्टेलर है, वीवर्स ये आपका वूल स्टेपलर है, डायर्स है, कपड़ों को रंगने वाले डायर्स है, फूलर्स है, धागे को एक साथ सेट करने वाले, और उसके साथ साथ ये व्यापार करने वाले जो लोग हैं, किस प्रकार से कपड़ा एक साथ थान में इकट्ठा करके, इन संदूक में इकट्ठा करके बाहर ले जाते थे, ये सारा सीन दे रखा है। स्पिनर्स है, ये सूत काटने की का कार्य ये महिलाएं किया करती थी आपके समक्ष है। वूल है, ये ऊन को भी काटने का काम एक साथ करती थी। ये लंदन है फिनिशिंग सेंटर, ऊपर पूरा आपके सामने जानकारी दे रखी है। आप यहाँ देखिए उस वक्त का लंदन है किस प्रकार से डेवलप हो रहा था, लोग एक दूसरे के नज़दीक किस प्रकार से आ रहे थे, सब दे रखा है। ये यहाँ पर देखिए, ये जो बुनकर है, जो वीवर्स है, ये किस प्रकार से सूत एक साथ कंबल बना रहा है या जो भी रजाई वगैरह जो भी है देखे। यहाँ पर ये कलरिंग का कार्य पूरा दे रखा है, डायर्स का, ये सब आपके समक्ष दिया हुआ है। देखिए इसमें आगे तो ये सारा किंग मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। और ये फिनिशिंग हाउस है, यहाँ पर सारे कपड़े को एक साथ लाभबंद करके इसको संदूक में डाल करके और इस प्रकार से समुद्री जहाज के माध्यम से आगे पहुंचाया जाता था। इंग्लैंड से कॉटन बूम, और ये बूम कब आया, ऊपर आपके कोने में लिखा हुआ है 1730 में ये बूम आया। और यही वो एरा है जब हम ये न्यू कॉमन एरा मानते हैं हिसाब से। और ये कॉटन में ज़्यादा आया, कॉटन में ये ज़्यादा आया। और ये आर्कराइट्स इन्वेंशन, आर्कराइट्स ने इस प्रकार से जो कलपुर्जे मशीनों को बनाने का जो कार्य था, ये मशीन इनकी फैक्ट्रियों में काम आई। ये आप देख रहे हैं लगातार हर हिस्से में आप देख रहे हैं। और यहाँ हमने डाटा भी दे रखा है, ये 1760 का ये 2.5 मिलियन इंपोर्ट, ये 1787 ये 23 मिलियन IVS इंपोर्ट, ये सारा सब दे रखा है। एक व्यक्ति की इन्वेंशन से किस प्रकार से जो कुछ बड़े शहर है बड़े तौर पे होने लगे, हर जगह पर ये गोल वाली चक्री वगैरह ये सब इनमें काम आ रही है। और ये सारे के सारे लोग सूत काटने का काम कर रहे हैं। जो न्यू कॉमन एरा आया वो कॉटन में आया। ये सारी जानकारी आपके सामने दे रखी है। इंग्लैंड कॉटन बूम, इसलिए ऊपर लिखा हुआ आपका कॉटन बूम आपके लिखा हुआ है। थोड़ी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, मैनेज होता रहेगा। यहां देखिए ये आपका न्यू टेक्नोलॉजी अब आपके सामने आई है, द पेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसमें पूरा सीन आपके सामने दे रखा है। इसमें 3 चीजों पर जोर दिया गया, स्टीमशिप, रेलवेज और टेलीग्राफ। ये बाकायदा आपकी बुक में पूरा साफ साफ दे रखा आपको। सॉरी, जो ये भाप से चलने वाले जो रेलवेज है, ये जो जहाज है भाप से चलने वाले, ये भी सारा सब दे रखा है। रेलवेज का भी जिक्र कर रखा है, किस प्रकार से कोयला और भी चीजें सारी यहाँ से वहाँ प्रदान हो रही है, ये भी दे रखा है। टेलीग्राफ के माध्यम से सूचना यहाँ से वहाँ आगे आगे किस प्रकार से फैल रही है, ये पूरा डाटा इस फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार से आप देख रहे हो, लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, ये देखिए आपके समक्ष। पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दे रखा, वो ये आपके सामने 3 चीज़ें थी। ये जो रेलवे इंजन वाला है, टेलीग्राफ का सूचना ही पहुँच रही है, ये सब के सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। ये सारी जानकारी आपके समक्ष से दे रखी है। किस प्रकार से जो इंग्लैंड यूरोप का जो उस वक्त की पॉपुलेशन है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। काम सब काम में लगे हुए हैं, कोई छोटे काम में लगा हुआ है, कोई आयरन वाले काम में लगा हुआ है, कोई सिलाई वाले काम में लगा हुआ है, कोई कहाँ रेलवे इंजन को सही करने में लगा हुआ है। ये सारी ये किस प्रकार से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा। सॉरी, जेम्स वाट का जिक्र यहाँ पर है। 1871 में ये जो इंजन था, इंजन किसका बनाया हुआ था आपके सामने, न्यू कोमेन का। ये जानकारी आपकी बुक में आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू कोमेन का ये
ये जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, ये बनाया हुआ था। फिर इसको जेम्स वाट ने खरीद करके फिर इसको 1871 में एक नए ढांचे में इसको डाला और इसको मार्केट में सप्लाई किया। इसको ये मार्केट में ये सप्लाई किया तो कहाँ कहाँ कितने कितने ये इंजन काम में लिए गए हिसाब से। तो टोटल स्टीम इंजन बने 321 है। कॉटन में, कॉटन फैक्ट्री में 80 काम में लिए गए, वूल में 9 काम में लिए गए, और बाकी माइनिंग, कैनाल, आयरन वर्क्स है वहाँ पर रेस्ट जो बचे हुए जो, और ये जो इंजन थे वो काम में लिए गए। इंग्लैंड है, अर्ली 11th सेंचुरी की ये जानकारी आपको दी गई है। आगे देखिए आप, हैंड लेबर इन विक्टोरियन एज। ये आपका एक अलग से क्वेश्चन आता है आपका कि हैंड लेबर एंड हैंड लेबर एंड स्टीम पावर इन विक्टोरियन एज, ये अलग से आपका बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हैंड लेबर के बारे में जानकारी दी गई है, किस प्रकार से पूरे ब्रिटेन में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो सब आप देख रहे हो, और इसका ताना बाना है यहाँ पर इन मजदूरों की अलग अलग कैपेसिटी के आधार पे काम करने के लिए ये लोग किस प्रकार से वृत्तंत्र खड़ा हो गया है। यह हैंड लेबर है। लेबर्स नीडेड फॉर सीजनल वर्क। अब यहाँ पर ये ज़्यादा क्यों आ रहे भाई, जब सर्दियों का समय आता था तब यहाँ पर मजदूरों की संख्या की ज़्यादा इनकी आवश्यकता पड़ती थी। लो वेजेस है पेड हियर, तो यहाँ पर क्या है कि तनख्वाह भी कम दी जाती थी क्योंकि संख्या ज़्यादा है। विंटर रिपेयर्स, डॉक हायर्स, और यहाँ पर जो समुद्री जहाज वगैरह जो भी है सर्दियों में इनको रिपेयर भी किया जाता था। सब सारी जानकारी आप बिल्कुल इसको जूम करके आराम से इसको पोज करके ये पूरा पढ़ सकते हो। पिक्टोग्राफी के तौर पे आपके समक्ष इस प्रकार से चैप्टर को लाया जा रहा है। तो ये हैंड लेबर का है, और अगला जो इसका पार्ट होगा वो आपका है स्टीम पावर विक्टोरियन एरा। जो अमीर लोग हैं उनको आप देख रहे हो किस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के जो हैमर्स है, लगभग 500 प्रकार के जो हैमर्स है, हथौड़ियाँ है, छीनी, देखो आप लाइन लगी हुई इस प्रकार से चीज़ों को बनाने के लिए, छोटी हो चाहे बारीक हो, बड़ी हो, छोटी जो भी हो। अमीर लोग एंटीक पीस को ज़्यादा महत्व देते थे, हाथों से बने हुई चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे। ये महिला है, अमीर परिवार से है, और किस प्रकार से इस मेरे को देख रही है और ये इनको दिखा रहे हैं कि ये विशेष हमने आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि किस प्रकार से इनको ये काम में लिया गया। लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अब भाई आपने पहले देख लिया भाई यहाँ पर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, लंदन में मजदूरों की बाढ़ आ गई है। अब इनके लिए भाई रात को रहना भी इनके लिए ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। तो ये वर्क हाउस एडमिशन से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर नाइट स्टे पे रह रहे हैं लोग, यहाँ पर फुटपाथ पर भी पड़े हैं, सो रहे हैं, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पर सो जाए, जो खाना मिल जाए वो खाना खा लें। ये इनका लाइफ ऑफ द वर्कर्स है। ये आपके सामने पूरा का पूरा एक सीन के तौर पर आपको बताया हुआ, दिया हुआ है आपको। अब देखिए एक नया आविष्कार आपके सामने आता है, स्पिनिंग जेनी। जेम्स हारग्रीव्स ने यह आविष्कार किया 1764 में। पहले क्या था कि चरखे के माध्यम से एक ही सूत की जो गट्टी थी वो तैयार होती थी, लेकिन इसके माध्यम से यहाँ पर दे लगभग 100 मान लो आप 100 गट्टियां हैं ये जो सूत की हिसाब से एक साथ तैयार हो रही है। इससे एक बड़ी क्रांति आ गई कपड़ों के मामले में, और इससे लोगों को डर भी लगा कि भाई ये जो मशीन है ये हमारे कामकाज को हमसे छीन लेगी। इसलिए जितनी महिलाएं हैं, पुरुष है, जो भी है, जिनके परिवार में इसका लॉस हुआ, नुकसान हुआ, इन्होंने इसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। नो मशीन ब्रेड नॉट आयरन नहीं भाई ये हमें लोहे की बनी हुई चीज़ हमें नहीं चाहिए हिसाब से, कि हमारे घर पे रोजी रोजगार नहीं जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे हिसाब से। और ये तब तक रहा, ये कार्य तब तक रहा, आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है, जब तक लंदन में और नए कार्यों की भरमार नहीं आ गई, तब तक ये लोग इन पे बारी बारी से हमला करते रहे। ग्रेटर बॉडीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हुआ क्या बच्चों, वहां तो मशीनों को तोड़ा जा रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लंदन के अंदर एक नया इनोवेटिव, एक नया कल्चर आ गया। उस नए कल्चर में जो सुरंग खोदना है, रेलवे इंजन है, बंदरगाह है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये सारे तौर तरीके सब के सब नए तौर पे आने लगे थे। उसकी वजह से वो स्पिनिंग जेनी मशीन पे हमला भी कम हो गया था। और ये नया आपके सामने दे रखा है किस प्रकार से लंदन पूरी दुनिया के लिए सेंटर बन चुका था, ये आपके सामने है। अब हम बात करते हैं द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। भारत की बात करते हैं। भारत में सूरत है, मछलीपट्टनम है, हुगली है, ये 3 बड़े बंदरगाह हुआ करते थे उस वक्त। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, मशीन युग से समय की पहले की बात है।
सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड, यहाँ पूरा देखा आपको जानकारी, यहाँ पर टेक्सटाइल यहाँ से ये, और विशेष कीमती स्पेशल जो ये ऊन जो सूत से बने कपड़े होते थे अलग अलग देशों में जाया करते थे, आर्मेनियन, पर्सियन, मैन यहाँ से, अफगानिस्तान इधर से हो के पूरी जानकारी आपके सामने दे रखी है। किस प्रकार से ये पश्चिमी देशों में भी जाया करते थे और पूर्वी देशों में भी, ये मछलीपट्टनम है इधर से जाया करते थे, पश्चिमी देशों में सूरत से इधर से जाया करते थे। पूरी जानकारी आपके समक्ष नीचे लिखी हुई है और ये आपको इस सीन के माध्यम से बताया गया है कि समुद्र के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से वो जा रहा है और लैंड रूट पे है वो ऊंटों पे लाद करके इन कपड़ों को, सामान को, जो तैयार हो गए कपड़े उनको ले जाया जा रहा है। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इस कलेबर में पूरा जानकारी आपको दे रखी है। सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली की जानकारी आपको दे रखी है। अब 1750 का दशक आ गया, भारत के अंदर जो बोम था वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये जो ब्रिटेन वाले थे धीरे धीरे इन भारतीयों पर शिकंजा कसते 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 खुद मालामाल हो रहे हैं। यहाँ पर ये सीन पूरा दे रखा है हिसाब से कि भारतीय जितने भी जो व्यापारी हैं या जो भी है मजदूर लोग हैं ये बस चिंताग्रस्त है, और ये जो ब्रिटेन के लोग हैं, व्यापारी लोग, ये फायदे में आते आ रहे हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर द 1760। अब व्हाट हैपन टू द वीवर्स वाला उस टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं कि भाई अब ये जो यूनियन जैक है, ये ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय झंडा है, ये जो अंग्रेज लोग हैं धीरे धीरे इस पूरे व्यापार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय व्यापारी है हमेशा से बिल्कुल बेशकीमती ये कपड़े बनाने का इनका शुरू से सोच रही हिसाब से, और इनके मन में ये चालें आ रही कैसे हम इसको कंट्रोल करें हिसाब से। तो ये भाई इन्होंने शुरुआत कर दी। अब देखिए ये व्हाट हैपेंड टू वीवर्स के, ये सारा वो टॉपिक वही चल रहा है। पहले ये जो वीवर्स थे इनके सामने ये सीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी है और भी आपकी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो खरीदार ज़्यादा थे और बेचने वाले भारतीय थे। खरीदार ज़्यादा है और इनमें जो ऊंची प्राइस लगा रहा है वो उनको ये दे रहे हैं हिसाब से। तो पहले का तो सीन पूरा कंपटीशन ये चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने मोनोपोली कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया कि भाई खरीदार हम ही है, बस सबको हरा दिया हमने, भगा दिया सबको, खरीदार हम ही है और इस एग्रीमेंट के तहत हम इसका इतना ही पैसा देंगे। ये भारतीय व्यापारी है, पहले बहुत खुश नसीब थे और अब इनके सामने बस कोई चारा नहीं है, क्योंकि खरीदने वाला बस एक ही आदमी है और वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका कंट्रोल है। ये यूनियन जैक का निशान आपके समक्ष है। आप यहाँ पर बच्चों देखिए, आप शुरुआत में कितने खुश नसीब थे हिसाब से, और अब इनके सामने कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं इनके सामने, क्योंकि खरीदार है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये भाई आपके गुमास्ता वाला पूरा जिक्र दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से एक व्यक्ति को नियुक्त करके जो ग्रामीण अंचल के अंदर जो किसान लोग हैं, जो ये कपड़ों का काम करने वाले हैं, उनको एडवांस देके, उनको एडवांस दिला करके किस प्रकार से उनसे बॉन्ड किया, एग्रीमेंट किया और किस प्रकार से उनको अपने काम के लिए एक प्रकार से प्रेरित किया। मजबूर हम नहीं कह सकते, प्रेरित किया। लेकिन धीरे धीरे वही हकीकत वो आपके सामने आनी थी। पुराने वाला जो गुमास्ता था उसको बदल दिया गया, अब ये नए वाले हंटर वाले नए गुमास्ता आ गए, और ये आसपास के भी नहीं थे, दूर दराज के थे। ये आसपास के भी नहीं, दूर दराज के थे, हट्टे कट्टे थे। इनको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये 4-5 आदमी साथ लेके चलते थे, और यदि यानी आपने सही समय पर यदि मेरा लोन नहीं चुकाया तो भाई ये हंटर है, भाई आपको खालू उधेड़ देंगे। आपके लो साहब आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है, हर दूसरे परिवार के हालात यही हो गए थे और ये हंटर वाले पैदा हो गए थे, नए गुमास्ता। 1772 की बात है। इंडियन टेक्सटाइल अनमैच्ड क्वालिटी, भारत में बना हुआ कपड़ा है, उसकी पूरे दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं है। और ये देखो आप 1850 आते आते ये बस उदास हो गए, कोई खरीदार नहीं है इनके हिसाब से। देखो आप नीचे देखा मशीन मेड, क्योंकि मशीन मेड कपड़ों ने कहीं ना कहीं लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना ली थी। 1811 से 33% एक्सपोर्ट हुआ, ये 50 और 31, ये 33 का ये 31% हो गया, और ये इंपोर्ट बढ़ गया है। ये एक्सपोर्ट की बात है, इंपोर्ट बढ़ता गया। इंपोर्ट 31 से ये 50% ये ज़्यादा बढ़ गया हिसाब से। यहाँ से जो कच्चा सूत था
रो कॉटन है वो वहाँ मशीनों में जाने लगा था और उसका लेवल बढ़ गया था, और वो कच्चा सूत भी इन भारतीय बुनकरों के लिए, वीवर्स के लिए खरीदना मुश्किल हो गया था। किस प्रकार से एक हट्टे कट्टे की तरह रहने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर किस कंडीशन में आ चुका है, आप इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, नो लोन नो कम्युनिटी। अब इन वीवर्स के हालात ये हो गए थे कि करे तो क्या करें। जो नया वाला गुमास्ता पिटाई कर रहा है, मार रहा है, जो भी कर रहा है। ये देखो पीछे पूरा एक गांव का सीन दिखाया हुआ है, सब उजड़ा हुआ है। ये जो बुनकर्स है, इनके जो जितने भी जो हथकरघे थे, हैंडलूम थे, सब के सब बिगड़े हुए, ये टूटे पड़े हिसाब से। ये अपना बोरिया बिस्तर बांध करके बच्चों को साथ लेके यहाँ से वहां जा रहे हैं। कोई इनका कोई सुनवाई नहीं करने वाला। नो लोन। अब ये लोन के लिए भी मना कर रहे हैं, कमजोर के लिए मना कर रहे हैं। और ये जो भाई जिनकी कहीं पहुंच थी तो वो दूसरे गांव में पहुंच गए, और बहुत से लोगों ने अपना रोजगार ही बदल दिया। देखो सीधी बात, ये छोड़ दिया सबको हिसाब से। अंग्रेज लोग हैं, ये बहुत अपनी मनमर्जी पे आ गए। अब देखिए आप, हेनरी पेटलो 1772 की बात है, इन्होंने एक घोषणा की कि डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल नेवर रिड्यूस, क्योंकि भारत में बना हुआ जो कपड़ा है उसकी डिमांड पूरी दुनिया में कभी भी कम नहीं पड़ेगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि भारतीय लोगों का एक ये उनके दिमाग में एक नजरिया है कपड़े बनाने का इस प्रकार से ऐसे, तो भाई हमें भारतीयों के साथ में एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो फिर वापस 1772 में हाइट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, एक बार फिर से डिमांड इनकी बढ़ी, और ये रिड्यूस कभी नहीं हुई। ये मैंने आपको पहले बता दिया। नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे भारतीय लोग जो कपड़ा बनाते हैं वैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता है, इसलिए इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। फिर 1850 का समय आया, तब धीरे धीरे इनकी जो डिमांड थी, जो भी है, समय बड़ा बलवान है, तो समय के साथ ये समय ऐसा आया कि भाई जो मशीन मेड जो कपड़े हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाने लगे, और भारतीय जो वीवर्स हैं इनके भाई उनके पास कोई काम नहीं बचा, बस बैठे रहे हिसाब से, सबके जाले लग गए। बस ये आपके सामने जिक्र है। लेकिन बीच में अचानक एक बूम हो रहा है, अमेरिकन सिविल वार। अमेरिका के अंदर 1860 के दशक में अब्राहम लिंकन के समय में सिविल वार शुरू हो गया। उसकी वजह से एक बार फिर से जो कॉटन है, रो कॉटन है, उसकी जो डिमांड है बढ़ी, और एक बार फिर से ये लोग काम करने लगे, और ये वापस ये ब्रिटिशर्स से ये वापस मशीन मेड क्लॉथ चीप सस्ते हो गए थे, सप्लाई फॉर वीवर्स, ये सारा सब जानकारी आपको दे रखी है। अमेरिकन सिविल वार 1860 की वजह से एक बार फिर से बूम आ गया था। ये देखिए आप, फैक्ट्रीज केम अप, ये अलग अलग फैक्ट्री, एल्गिन फैक्ट्री है, ये सब बंगाल जूट मिल फैक्ट्री है। कब कब ये बनी, कानपुर में, कहाँ कहाँ, बंगाल में। बॉम्बे कॉटन मिल्स है 1834, ये अहमदाबाद कॉटन मिल्स है। ये एक नया जमाना हमारे भारत में आ गया। ये अब भारत की बात की जा रही है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो यूरोप के बारे में पढ़ा, अब भारत की बात की जा रही है। भारत में भी अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से ये बंगाल में, अहमदाबाद में या कानपुर में, ये सब देख रहे किस प्रकार से एक फैक्ट्रियों का एक दौर शुरू हो गया था। तो यहाँ पर ये हेडिंग लिखी हुई है, फैक्ट्रीज केम अप। अब देखिए आ गया लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी, ट्रेड विद चाइना। अब भारतीय लोगों ने, व्यापारियों ने पैसा कैसे कमाया, इस चीज को आपके सामने शो किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया। तो ये चाइना के साथ में व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे, चाय का जो भी वापस मिलती थी, इंडियन जूनियर प्लेयर से। ये अंग्रेजों के साथ भारतीय व्यापारी मिलकर इनके व्यापार करते थे। फाइनेंस है, ये पूरा शिपिंग है, सारा सब काम करते थे। इनके असिस्टेंट बनते बनते खुद व्यापारी बन गए। यहाँ देखो आप, 19वीं शताब्दी अर्ली 20th सेंचुरी की बात, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज इन इंडिया। भारत में धीरे धीरे बहुत से लोग हैं इस पैसे से आबाद होकर आगे बढ़ते गए। यहाँ पर कुछ का नाम है, द्वारकानाथ टैगोर है, जमशेदजी नुसेरवान जी टाटा है, सेठ हुकमचंद है, घनश्याम दास बिरला है। ये हमारे सॉरी फाउंडर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एम्पायर से भारत में जो औद्योगिक जो साम्राज्य बना उसकी शुरुआत के पल आपके सामने बताया गया है। किस प्रकार से ये व्यापार करते थे, क्या इनके जो रूट थे, वो सब आपको बताया हुआ है। ये जमशेदजी नौरवन जी, ये टाटा उनकी फोटो है, ये आपकी बुक वाली फोटो है।
और ये भी फोटो हमने आपके साथ बताई है किस प्रकार से आगे बढ़े हुए थे। स्टेट सेल ये भाई जहाज से भी ये व्यापार का काम करते थे, सारा हर चीज़ वगैरह। इनकी आंखें देखिए आप, एक नए भारत के बारे में ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं हिसाब से। जीजी भॉय शिपिंग फ्लीट, तो इन्होंने व्यापार किया, चाइना के साथ इन्होंने व्यापार किया, सारा सब कुछ है, पैसा वहीं से कमाया। मैंने अभी द्वारकानाथ टैगोर के बारे में आपको बताया था। इनका ये मानना था कि इंडिया तभी डेवलप करेगा, पश्चिम अपने आप अपना वेस्टर्नाइजेशन करे, भारत है अपने आप को उनकी तरह बना ले और औद्योगिकरण के अंदर अपने हाथ आजमाए। उन्होंने बहुत सारी शिपिंग में, शिप बिल्डिंग, माइनिंग में, बैंकिंग में, बागान में, इंश्योरेंस में, सब में हाथ आजमाया। वो कम से कम ऐसा कहते हैं कि 6 चीज़ों में उन्होंने हाथ आजमाया, वो सब सारी चीज़ें पीछे दे रखी है। खूब पैसा कमाया, खूब पैसा लगाया, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लास्ट के अंदर वो बर्बाद भी हो गए थे। लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी किस प्रकार से क्या है, और भारतीय को ये दिखाया कि इस प्रकार से भी आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये भाई ये टाटा वाले सब ब्रदर्स हैं, तो ये भाई JN टाटा, RD टाटा, RJ टाटा, सर DJ टाटा। 1912 में भारत के अंदर JN टाटा ने भाई आयरन और स्टील वर्क्स है अपने भारत में, जमशेदपुर में आयरन स्टील का इंडस्ट्री ये इन्होंने स्थापना की। बाद में जाके टेक्सटाइल में स्थापना की, मशीनरी, रेलवेज बनाने में सहयोग किया, लोकोमोटिव में सहयोग किया हिसाब से। तो ये सारा सब कुछ बता रखा है कि किस प्रकार से ये 4 भाई मिलकर के अपना एक साम्राज्य बना सकते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। अब देखिए ये सारा चैप्टर आपका पिक्चर के माध्यम चल रहा है। यूरोप की वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो व्यापार को डील कर रही थी, उन 3 चीज़ों के बारे में। ये बर्ड हैगलर्स कंपनी है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रू यूल है, जर्डाइन स्किरन कंपनी है, ये आपकी बुक्स के लाइन आपको बता रखा है हिसाब से। ये 3 कंपनियों के माध्यम से भारत का व्यापार है यूरोपियन देशों के साथ में होता था। ये सारा बता रखा है, और ये भारतीय व्यापारी किस प्रकार से पेमेंट पैसा कमाते थे, ये सब बता रखा आपको। इस प्रकार से पैसे को एक साथ करते, जॉइंट स्टॉक में कंपनीज भी बनाते थे, मैनेज भी करते थे, और भारतीय लोग इनके साथ व्यापार करते थे। फिर से मैं आपको बता दूं, बर्ड हैगलर्स एंड कंपनी है, एंड्रू यूल है, जर्डाइन स्किनर एंड कंपनी है, ये तीनों का नाम आप याद रखें। और अपने भारतीय लोगों ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये मेंबर बन गए थे प्रकार से। यूरोपियन ये इधर थे और भारतीय इधर थे। अब देखिए द ग्रोथ ऑफ इंडियन फैक्ट्री वर्कर्स 1901 से 1946 में ये इनकी वृद्धि हो रही है। तो 1901 के लिए करते हैं तो 5,84,000 वर्कर्स काम कर रहे थे, और यहाँ के 1946 की इधर की बात करते हैं जो भी है, तो ये 24,36,000 वर्कर्स इस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये सब कुछ डाटा आपके सामने दे रखा है, 1901 का डाटा, 1940 का डाटा। ये तो ये व्यापारी आते कहाँ से, किधर से क्या थे, ये सब दे रखा आपके। तो ये बॉम्बे से, यूनाइटेड प्रोविंस इधर आए, रत्नागिरी से भी आते, कानपुर से, कलकत्ता से, ये सारा जानकारी आपके समक्ष दे रखी है। किसान लोग हैं, जो हथकरघा काम करने वाले लोग थे, अलग अलग एरिया से आते थे, और ये रोजगार के लिए इधर यहाँ पर जाते थे। भारतीयों में स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ, तो ये प्रकार से जो भी है, वार सप्लाई भी ये लोग बनाते थे, आर्मी यूनिफॉर्म्स वगैरह, ये सब बता रखा है कि भारतीय लोगों ने मिलकर किस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाया। ये सारी जानकारी आपके समक्ष दी हुई है। ये देखिए आप, ये आपके सामने हेड्स ओवर है, ये आपकी पिक्चर आपकी बुक से ली गई है, ये आपके सामने है। आप देखिए कि जो हेड्स ओवर होता था, जो शहरों में नौकरी दिलाता था इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उसका एक क्लेवर क्या, उसका खड़े होने का तरीका किस प्रकार से क्या होता था, ये देखिए आपके समझ दे रखा है कि ये लोगों के लिए एक माई बाप बना हुआ था भाई। ठीक है, यही है आज के समय में बादशाह पूरा। आप इनको देखिए किस प्रकार से, तो ये हेड्स ओवर इनको नौकरी दिलाता था। बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं। ये पूरा ये देखो टेक्सटाइल मिल में ये कार्य हो रहा है, किस प्रकार से इसका ग्रोथ बढ़ रहा है। और युद्ध के समय में 1917 लगभग किस प्रकार से भाई सेना के लिए जूते बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, ये देखिए आप, मैनचेस्टर से बनने वाले कपड़ों की डिमांड बढ़ गई। लो साहब, ब्रिटेन को बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने मेड इन इंडिया पे जोर दे दिया। ये आपके समक्ष है।
अमेरिका में जर्मनी, यूएस, जापान, ये यूके, जापान जो भी है, संघर्ष करना पड़ा इनको। भारतीय व्यापार डेवलप हो चुका था। ये सब कुछ आपके समक्ष है, देखिए आप। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद का पूरा सिनारियो दे रखा है कि मैनचेस्टर से बनने वाले कपड़े थे, उनके ताले लग गए, संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि भारत के अंदर भी व्यापार बाजार बहुत खुल चुका था। बॉम्बे कॉटन मिल्स है, यहाँ देखिए लोग लगातार काम कर रहे हैं। और बंगाल के अंदर भी 67% इनके अंदर कामकाज बढ़ गया। कलकत्ता की गलियों के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं। देखिए आप, आपके समक्ष पूरा सब दे रखा है कि वही रहना खाना पीना जो भी है, पर काम करते रहना। ये देखिए आप, इन्वेंशन ऑफ फ्लाई शटल और हैंडलूम के अंदर भी एक बूम आ गया, काम का ज़्यादा बढ़ गया। ये जो फ्लाई शटल है, ये आपके सामने दे रखी है, ये हाथों से इसको इधर से इधर, मतलब ये जो कंबल बना रहा है या कुछ चादर बना रहा है, जो भी बना रहा है, इससे काम इनके लिए आसान होगा, आसान हो गया। जो काम इससे हाथों से अंगुलियों से करते थे, अब ये इससे काम होगा। तो ये इससे भी इसमें प्रोग्रेस आ गई। और जो कार्य लेट तक हुआ करता था, अब वो जल्दी होने लगा था। देखिए आपके समक्ष दो प्रकार के लोग आपके समक्ष एक जैसा काम कर रहे हैं। ये गरीब लोग हैं जो सिंगल होके काम कर रहे हैं, सिंगल होके। तो सिंगल होके जो काम कर रहे हैं उनके हालात ये हैं, और जो ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके हालात सुधरे हुए हैं। ये बनारसी साड़ियाँ वगैरह जो भी आपके बनारसी बलोचरी साड़ी, स्टेबल डिमांड, ये कीमती होने के बावजूद भी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इनकी आंखों से आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये भविष्य की तलाश में कि हम साथ काम करें। सर्वाइवल के लिए इनको हार्डशिप इनके सामने आ गया है, लेकिन इनका अभी भी काम चल रहा है। अब बात करते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट की। तो ब्रिटेन वाले थे, वो जो कपड़ा बेचते थे, वो अपना उनको जो थान आया करते थे मेड इन मैनचेस्टर, उन पर इस प्रकार ये फोटो लगा दिया करते थे ताकि लोग इनको भाई खरीदे हिसाब से। भाई ये कैलेंडर भी तैयार करते थे हिसाब से। तो वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। विज्ञापन के माध्यम से इन सबको बेचा गया, ऊंचो माल, भारतीय माल, एडवर्टाइजमेंट, ए न्यू कंज्यूमर कल्चर, ये प्रकार से नया कल्चर बन गया। ये आपके समक्ष है। और ये लास्ट पार्ट दे रखा है कि भारतीयों में इंडियन एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री है 1880 से 1940 तक। ये लगातार ये हिंदू टेक्सटाइल, गौड़ी, सरस्वती, ये सारे देवी देवता इस्तेमाल किया गया। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वहाँ जो मुस्लिम थे, जो रूलर थे, उनकी इस्तेमाल की। जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी, वहाँ हिंदुओं के पोस्ट इस्तेमाल किए गए। और इसी प्रकार से भारतीय कंपनियों ने भी स्वदेशी गुड्स बाई इंडियंस, बाई स्वदेशी का प्रचार किया। ये आपके समक्ष है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपके समक्ष पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। इसको एक बार रिवाइज लेते हैं। ये लास्ट वाला एडवर्टाइजमेंट का है, ये आपको बता रखा है। देखिए आप एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से कैसे भारतीय देवी देवताओं का, राजा महाराजा रणजीत सिंह का इनका इस्तेमाल किया गया। ग्राई वाटर पर भगवान श्री कृष्ण की फोटो का इस्तेमाल किया गया। ये कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, इनका इस्तेमाल किया गया। ये आपको दे रखा, दोनों में कंपैरिजन है। ये इतना महंगा बनाने के बावजूद भी टिके हैं, और ये बेचारी गरीब है, सिंगल नहीं टिका हुआ है। और ये फ्लाई शटल के आविष्कार के बाद में इनके कारोबार में जूम आया। ये 67% है कामकाज में जूम आया बॉम्बे कॉटन मिल्स में, और ये कलकत्ताई गलियों में जूम आया, बता रखा आपके सामने। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में मैनचेस्टर में ताले लगने जैसी नौबत आ गई, क्योंकि मेड इन इंडिया है, यहाँ पर ये कपड़े खूब बन रहे हैं हिसाब से। तो ये लोग यहीं खरीद रहे हैं, स्वदेशी को अपना रहे हैं। देखिए मैं विदेशी का बहिष्कार करो, कॉटन में खूब काम आगे बढ़ रहा है। और ये वार टाइम में इन्होंने खूब सारे कपड़े बनाए, खूब पैसे बनाए हिसाब से। ये हेड जोबर है, इसका जो नेचर है इस प्रकार से क्या है, ये लोगों को नौकरी दिलाता था, गांव में जाता था। तो ये भाई आप ही हमारे माए बाप हो, सारा सब कुछ है। ये देख लिया हिसाब से, स्वदेशी अपना उद्देश बचाओ। युद्ध के समय में ये कपड़े भेजे जा रहे हैं। और देख लो हिसाब से कैसे ये समय पर दे रखा है कि रोजगार की संख्या धीरे धीरे बेरोजगार से रोजगार पे आ रहे हैं। और ये किसान लोग एक रोजगार चाहने के लिए कहाँ किन किन इलाकों से आ रहे हैं, कलकत्ता, कानपुर, ये यूपी से आ रहे हैं, बॉम्बे से, रत्नागिरी से आ रहे हैं, सब बता रखा आपको। ये वो 3 कंपनियां हैं, बर्ड हैगलर्स, एंड्रू यूल और जर्डन स्किनर, ये मैंने आपको समझा दिया है। ये चारों भाई ये टाटा ब्रदर्स है। किस प्रकार से भारत में एक आयरन और स्टील की इंडस्ट्री की शुरुआत की जमशेदपुर से। द्वारकानाथ टैगोर के बारे में आपको बताया, किस प्रकार से इन्होंने 6 अलग अलग प्रकार की बिजनेस में पैसा लगाया। पहले चाइना से खूब पैसा कमाया, फिर ये कहते हैं बर्बाद भी हुए, लेकिन उन्होंने एक ज़िंदगी की मिसाल कायम की और सब भारतीयों के लिए कहा कि आप कुछ ना कुछ करके देखें, करें भैया। ये भाई जीजू वो टाटा है,
किस प्रकार से ये चाइना से व्यापार करते थे, सारा सब कुछ है, विदेश से व्यापार करते थे। ये इनकी फ़ोटो है दो, ये देखिए आप हिसाब से भारतीय व्यापारी द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी, नुसेरवान जी, टाटा, सेठ हुकुमचंद, जी डी बिरला, सब आपके सामने जानकारी दे रखी है। ये चाइना से व्यापार करके अपना पैसा खूब कमा रहे हैं। देख फैक्ट्रीज आई तो कैसे कैसे भाई कानपुर में, ये बॉम्बे में, अहमदाबाद में किस प्रकार से फैक्ट्रियां बनी और मजदूरों की लाइन लग गई, आपको बताया गया। अमेरिकन सिविल वार की वजह से एक बार फिर से कॉटन वाले बिजनेस में, व्यापार में बढ़ोतरी हुई, ये बता दिया आपको। 1772 के अंदर ये, क्योंकि भाई हेनरी पटोल ने कहा था कि भाई भारतीय जो कपड़े बने हुए उनका कोई मुकाबला नहीं है, ये सारा सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी भाई डाउनफॉल आया। सॉरी, हेनरी पटोल है 1772 उन्होंने बात की थी कि दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन भारतीय कपड़ों की डिमांड कभी कम नहीं होगी। हाँ, ये मैंने आपको हेनरी पटोल का बताया, आपको रिवाइज चल रहा अपना। ये देखिए आप यहाँ पर भाई कैसे वीवर्स ये परेशान हो चुके हैं, ये पूरी सिस्टम से अपना सब कुछ काम छोड़ के जा रहे हैं। हम लोन भी नहीं लेंगे और कंपनी के रूल को मानते भी नहीं है। और यहाँ देखिए भाई भारतीय जो बने हुए कपड़े हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अब खुद अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। ये भाई नए वो गुमास्ता आ गए तो भाई किस प्रकार से इन लोगों को खाल उधेड़ रहे हैं कि भाई आपने लोन लिया था, ये कंप्लीट पूरा करो, अदरवाइज हमारी मार खाओ, आपके समक्ष है। ये भाई गुमास्ता है, किस प्रकार से लोगों को पल्लो बंद किए इनसे अपना काम करवा रहा है, बताया था आपको। और शुरुआत में विवर्स के हालात ये थे, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है और ये अपनी मनमर्जी से अपना काम करवाती है। ये भाई किस प्रकार से शुरुआत बता रखा है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपने आप को साबित करने में लगी हुई है, इनकी कुदृष्टि इन सब पे पड़ी हुई है, ये बताया था मैंने आपको। 1750 की बात की दशक की बात है, किस प्रकार से ब्रिटेन वाले हावी हो रहे हैं। ये जो इंडियन टेक्सटाइल है ये मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से लैंड रूट से और सिल्क रूट से ये कार्य हो रहा है। ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी मैंने आपको जानकारी दी थी, किस प्रकार से ये कामकाज ज़्यादा मिल जाने की वजह से फैक्ट्री इन पे मशीनों पे हमला कम हो गया था, स्पिनिंग जेनी पे हमला कम हो गया था। ये भाई 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने इसको बनाया था। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, इनके हालात क्या है ये हम आपको समझा चुके। रिवाइंड चल रहा अपना, ये स्टीम पावर है इन विक्टोरियन एरा। फिर भी अमीर परिवार के लोग हैं, अभी भी जो एंटीक्यू है पीस उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। हैंड लेबर वाला मैंने आपको भी बता दिया, पूरा एक आपके सामने रिपीट हो चुका है। और इंग्लैंड अर्ली 11th सेंचुरी, टोटल स्टीम इंजन, ये सारा सब कुछ डाटा आपको बताया जा चुका है, हम रिवाइंड कर रहे हैं। जेम्स वाट ने न्यू कोमेंस के इस डिज़ाइन को इम्प्रूव किया। पैस यूटिलाइजेशन है, इसके अंदर किस प्रकार से स्टीम शिप है, ये जो रेलवे लोकोमोटिव है और टेलीग्राफ है, इनका रोल रहा, ये सब सारी जानकारी आपको बताई जा चुकी है। देखिए आप, इंग्लैंड कॉटन बूम 1730 में आया, ये न्यू एरा शुरू हुआ, कॉटन से इसको माना जाता है। आर्कराइट ने किस प्रकार से इन्वेंशन किया, काम आया, ये सब अलग अलग काम करने वाले आपको बताई जा चुके हैं। प्रोस्टो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैसे ब्रिटेन में गांव के देहाती इलाकों में किस प्रकार से व्यापारी पहुंचे, ये सब आपको बताया जा चुका है। न्यू मैजिक, अलादीन हमारे पूर्व वाला, ईस्ट वाला पास्ट की बात है, और पश्चिम वाला ये मॉडर्न मैकेनिक है, ये वेस्ट की बात है। और ये वापस हम फिर वहीं फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको आज का मेरा न्यू क्लेवर एक पूरा चैप्टर एक साथ आपको पसंद आएगा। इस प्रकार से आप मुझे इस प्रकार से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।